सभी देखने वाले छात्रों और साथ में पढ़ रहे सभी सीखने वालों को नमस्कार। स्टडी हब हिंदी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान लेखक के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की। हम उनके जीवन के हर पहलू को समझेंगे, उनके बचपन से लेकर उनकी महान रचनाओं तक। बिल्कुल। और देखिए, ये अध्याय आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। हाँ। उन्होंने अपनी लेखनी से, मतलब अपनी कलम से, समाज की सच्चाई को हमारे सामने रखा। आज हम समझेंगे कि वे ऐसा क्यों और कैसे कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले प्रेमचंद जी की मुख्य पहचान से शुरुआत करते हैं। उनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। हाँ। और जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में। यहाँ एक दिलचस्प बात है जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है, उनके उपनाम। अच्छा। जी, उर्दू में वे नवाब राय के नाम से लिखते थे और बाद में जब हिंदी में आए तो प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये दो नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं, नवाब राय और प्रेमचंद। बिल्कुल। उनका जन्म एक बहुत साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। पिता का नाम था अजायब लाल, जो डाक मुंशी थे, और माता का नाम आनंदी देवी था। उनके दादा गुरु सहाय राय एक पटवारी थे। तो आप देख सकते हैं कि उनके साधारण ग्रामीण जीवन की छाप उनकी रचनाओं में साफ दिखती है, जिसे हम मिट्टी की गंध कह सकते हैं। सही कहा। एक और रोचक तथ्य है, उनके नाम धनपत का मतलब है दौलत का स्वामी, लेकिन उनका पूरा जीवन आर्थिक तंगी में ही बीता। ये एक विडंबना ही है। बहुत बड़ी विडंबना। प्रेमचंद का बचपन भी बहुत संघर्षों से भरा था। जब वे सिर्फ 7-8 साल के थे तब उनकी माता आनंदी देवी का निधन हो गया। और उसके कुछ समय बाद ही उनकी दादी भी चल बसी। तो जो थोड़ा बहुत माँ का प्यार दादी से मिलता था वो भी चला गया। मतलब उनका बचपन अकेलेपन में बीता। जी, इन घटनाओं का उनके जीवन और साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन जो सौतेली माँ थी, उनका व्यवहार स्नेहपूर्ण नहीं था। हाँ बिल्कुल। और ये अनुभव बाद में उनकी कई कहानियों का एक आवर्ती विषय, मतलब एक रिकरिंग थीम बना। और मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। 1897 में जब प्रेमचंद सिर्फ 16 वर्ष के थे, उनके पिता का भी निधन हो गया। सोचे, सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। इतने संघर्षों के बीच उन्होंने पढ़ाई कैसे की? देखिए, उनकी शुरुआती शिक्षा एक मदरसे में उर्दू और फारसी में हुई। उन्हें तिलिस्म होशरूबा के किस्से पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन जीवन में संघर्ष तो जारी ही था। मात्र 15 वर्ष की आयु में 1895 में उनका पहला विवाह हो गया। 15 साल की उम्र में? हाँ, और वो भी एक ऐसी स्त्री से हुआ जो उम्र में उनसे बड़ी, झगड़ालू और कुरूप थी। ये एक बेमेल विवाह था जिसने उनके जीवन को और भी संघर्षमय बना दिया। तो एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ एक असफल विवाह। बिल्कुल। इन सब के बीच उन्होंने 1900 में एक सहायक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। अच्छा, टीचर बन गए? जी, आजीविका चलाने के साथ साथ अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना शुरू किया। और यहीं से उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई। हाँ, उनका पहला उपन्यास था असरार ए माबिद। इसका मतलब क्या हुआ? देवस्थान रहस्य। ये उपन्यास 1903 से 1905 के बीच एक साप्ताहिक पत्रिका आवाज़-ए-खल्क में छपता रहा। और इसमें लिखा क्या था उन्होंने? इसमें उन्होंने पुरोहितों और पुजारियों के भ्रष्टाचार पर लिखा था। ये उनके विद्रोही स्वभाव की पहली झलक थी। मतलब शुरुआत से ही वो समाज की कुरीतियों पर चोट कर रहे थे। जी बिल्कुल। उनके लेखन में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 1908 में उनका कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट था। सोज़े वतन, इसका मतलब है देश का दर्द। और जैसा नाम है वैसा ही काम। इसमें देशभक्ति और आजादी की कहानियां थीं। और ये बात ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई होगी? बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इस संग्रह को राजद्रोही यानी सेडिशियस माना। हमीरपुर के कलेक्टर ने उन्हें तलब किया। सोचिए, एक किताब से सरकार डर गई। जी, और सोज़े वतन की सभी प्रतियां जला दी गईं और उन्हें भविष्य में ऐसा न लिखने की चेतावनी दी गई। ये परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो नवाब राय के लिखने पर एक तरह से पाबंदी लग गई? हाँ, सरकारी गुस्से से बचने के लिए उनके एक मित्र थे, मुंशी दयानारायण निगम। उन्होंने उन्हें प्रेमचंद नाम सुझाया। अच्छा, तो प्रेमचंद नाम उनके दोस्त ने दिया था? जी, इस तरह नवाब राय को मरना पड़ा और हिंदी साहित्य के महान लेखक
प्रेमचंद का जन्म हुआ। इस घटना ने तो उन्हें और भी विद्रोही बना दिया होगा। बिल्कुल। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी कलम से समाज और देश की सच्चाई लिखते रहेंगे, चाहे जो हो जाए। लगभग 1914 के आसपास प्रेमचंद ने उर्दू से हिंदी की ओर रुख किया। जी, उनकी पहली हिंदी कहानी सौत 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी और उनका पहला बड़ा हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1919 में आया। सेवा सदन तो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। हाँ, उसने हिंदी जगत में तहलका मचा दिया था। उनके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन 1921 में आया, जब उन्होंने गोरखपुर में गांधी जी का भाषण सुना। जी, ये एक और बहुत बड़ा मोड़ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से वो इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कौन सी नौकरी पे थे वो उस समय? वो सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। एक अच्छी खासी नौकरी थी। और वो उन्होंने छोड़ दी। हाँ, देश के लिए। नौकरी छोड़ने के बाद उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो फिर गुजारा कैसे किया? उन्होंने वाराणसी में सरस्वती प्रेस की स्थापना की और हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने खादी पहनना और चरखा चलाना भी अपनी जीवन शैली में अपना लिया था। जी, वो पूरी तरह से गांधीवादी हो गए थे। अब बात करते हैं उनकी साहित्यिक शैली की, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद या आइडियलिस्टिक रियलिज्म कहा जाता है। जी, ये थोड़ा मुश्किल शब्द है, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि वे समाज की सच्चाई मतलब यथार्थ को दिखाते थे, लेकिन कहानी के अंत में एक आदर्श समाधान भी प्रस्तुत करते थे। समाधान जैसे किसी बुरे पात्र का हृदय परिवर्तन हो जाना। इससे वो एक उम्मीद देते थे कि अच्छाई की जीत हो सकती है। हाँ, लेकिन उनकी बाद की रचनाओं जैसे गोदान और कफन में यह आदर्शवाद खत्म हो गया। वो कठोर यथार्थवादी बन गए। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये विश्लेषण मतलब ये एनालिसिस आपके 5 अंकों के प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाद की रचनाओं में पात्रों का हृदय परिवर्तन नहीं होता। वहाँ गरीबी और शोषण की कठोर सच्चाई जीतती है। चलिए, अब बात करते हैं उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान की, जो 1936 में आया। इसे भारतीय किसान जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी कहा जाता है। बिल्कुल। इसका नायक है होरी, एक कर्ज में डूबा हुआ किसान। उसकी बस एक ही इच्छा है, एक गाय पालने की। हाँ, जो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि धर्म और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और इस उपन्यास में महाजनी सभ्यता, कर्ज का जाल और पुलिस पटवारी जमींदार के गठजोड़ का बहुत सजीव चित्रण है। बहुत ही सजीव। और अंत में होरी की मृत्यु हो जाती है और उसके गोदान के लिए भी, मतलब गाय के दान के लिए भी पैसे नहीं बचते। ये शुद्ध यथार्थवाद का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। जी। उनका एक और महत्वपूर्ण उपन्यास है निर्मला, जो 1925 में आया। हाँ, निर्मला। ये दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के कारण एक नारी के जीवन की त्रासदी की कहानी है। कहानी क्या थी इसकी? 15 साल की निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के विधुर वकील से कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पिता दहेज नहीं दे सकते। और इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्रेमचंद ने पहली बार किसी पात्र, खासकर निर्मला के मन के अंदर के द्वंद्व, उसके डर और उसके घुटन को बहुत गहराई से दिखाया है। तो इसने समाज में दहेज के खिलाफ एक बड़ी बहस छेड़ी होगी। बहुत बड़ी बहस छेड़ी। ये उपन्यास दिखाता है कि प्रेमचंद अपने समय के सामाजिक मुद्दों के प्रति कितने संवेदनशील थे। तो शुरुआत करते हैं गबन और सेवा सदन से। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये दोनों उपन्यास समाज की दो बड़ी, मतलब बहुत बड़ी समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। हाँ, एक तरफ गबन है जो मध्यम वर्ग के खोखलेपन को दिखाता है, तो दूसरी तरफ सेवा सदन है जो वेश्यावृत्ति की समस्या पर सीधी बात करता है। पहले सेवा सदन की बात करते हैं, जो 1918 में आया। इसका मुख्य विषय, जैसा आपने कहा, वेश्यावृत्ति और समाज का दोहरा चरित्र है। ये उपन्यास सुमन नाम के एक पात्र के माध्यम से समाज के, कह सकते हैं, पाखंड को उजागर करता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है जो छात्रों को याद रखनी चाहिए, जो अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अच्छा। हाँ, कि सेवा सदन जो है वो मूल रूप से उर्दू में लिखा गया था बाजारे हुस्न नाम से। बाजारे हुस्न, क्या बात है। जी, और यह तथ्य 2 अंकों के प्रश्न के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस उपन्यास की सबसे खास बात तो मुझे प्रेमचंद का नजरिया लगता है। एकदम सही। उन्होंने वेश्याओं को पापी नहीं माना, बल्कि उन्हें समाज की शिकार के रूप में देखा। यह उनकी कितनी प्रगतिशील सोच को दिखाता है ना? बिल्कुल। और एक और परीक्षा के लिए उपयोगी तथ्य ये है कि सेवा सदन को प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ यानी मैच्योर हिंदी उपन्यास माना जाता है। मैच्योर क्यों?
मैच्योर इसलिए क्योंकि इसमें सामाजिक समस्याओं का बहुत ही गहरा और एक परिपक्व विश्लेषण किया गया है। ये सिर्फ घटना नहीं बताते, उसके पीछे के कारण भी बताते हैं। समझ गया। अच्छा, तो अब आते हैं गबन पर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1931। इस उपन्यास का विषय है आभूषणों के प्रति प्रेम और झूठी शान। हाँ, इसके मुख्य पात्र हैं जालपा, जिसे गहनों का बहुत शौक है, और उसका पति रमानाथ। और उपन्यास का संदेश बिल्कुल साफ है, दिखावे के लिए अपराध करना। रमानाथ अपनी पत्नी की वो गहनों की इच्छा पूरी करने के लिए सरकारी दफ्तर में गबन यानी धोखाधड़ी कर बैठता है। और यहीं से उपन्यास का जो शीर्षक है गबन, वो सार्थक होता है। हाँ, गबन से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है जो जवाब लिखते समय काम आ सकता है कि इसमें उस समय के पुलिस तंत्र की भी पोल खोली गई है। मतलब भ्रष्टाचार को भी दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट उत्तर में लिखने से जवाब और भी मजबूत बनता है। तो एक तरह से दोनों उपन्यास, सेवा सदन और गबन, समाज की ही किसी न किसी कमी को उजागर कर रहे हैं। एकदम। अब हम प्रेमचंद के एक और शाहकार रंगभूमि की ओर बढ़ते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1924 है। रंगभूमि। ये उपन्यास औद्योगिकरण के विरोध और कह सकते हैं पूंजीवाद बनाम ग्रामीण जीवन के संघर्ष को दिखाता है। और इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका नायक। हाँ, सूरदास, एक अंधा भिखारी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक इतने असहाय व्यक्ति को कहानी का नायक बनाया गया। बिल्कुल। और छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सूरदास का चरित्र सिर्फ एक भिखारी का नहीं है, वह गांधीवादी मूल्यों का प्रतीक है। लीडर और सत्य के लिए लड़ने वाला। हाँ, वो एक फैक्ट्री के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर देता है और बस यहीं से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। परीक्षा में सूरदास के चरित्र चित्रण पर 5 अंकों का प्रश्न भी आ सकता है। अच्छा, तो उपन्यास के केंद्रीय विषय हुए औद्योगिकरण के खतरे, किसानों का विस्थापन और अहिंसक प्रतिरोध, जिसे हम सत्याग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल। जैसा कि अभी बताया गया, सूरदास का चरित्र महात्मा गांधी से प्रेरित माना जाता है, इसीलिए उसका जो संघर्ष है वो हिंसक नहीं बल्कि अहिंसक है। तो उत्तर लिखते समय गांधीवादी मूल्यों और सत्याग्रह जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। और रंगभूमि को इसके विशाल कथानक और गंभीर विषय के कारण उसे महाकाव्यात्मक श्रेणी में भी रखा जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, महाकाव्यात्मक। और इस उपन्यास का सार ये है कि एक गरीब और विकलांग व्यक्ति भी अपने आत्मबल और अपने सिद्धांतों के दम पर सत्ता से टकरा सकता है। ये दिखाता है कि शक्ति केवल पैसे या पद में नहीं होती। बिल्कुल। और ये याद रखिएगा कि रंगभूमि का नायक सूरदास पेशे से एक अंधा भिखारी था। ये अक्सर पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं प्रेमचंद की 2 सबसे प्रसिद्ध कहानियों से, नमक का दरोगा और पंच परमेश्वर। ये कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का मतलब एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अच्छा। प्रेमचंद आपको समाज की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं। वो हुआ यथार्थ, जैसे भ्रष्टाचार, बेईमानी। लेकिन कहानी के अंत में वो एक आदर्श स्थापित करते हैं, मतलब एक उम्मीद की किरण छोड़ते हैं। नमक का दरोगा में तो ये साफ साफ दिखता है। एक तरफ है ईमानदार दरोगा वंशीधर और दूसरी तरफ भ्रष्ट और अमीर अलोपी दीन। और कहानी दिखाती है कि कैसे धर्म की, मतलब ईमानदारी की, धन पर जीत होती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अंत में अलोपी दीन का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे वंशीधर को अपना मैनेजर बना लेते हैं। बिल्कुल, यही तो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जहां यथार्थ की मुश्किलों को दिखाते हुए भी एक आदर्शवादी, एक पॉजिटिव अंत होता है। अब बात करते हैं पंच परमेश्वर की। ये जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती की कहानी है। बहुत गहरी दोस्ती। लेकिन कहानी का जो मूल मंत्र है वो एक पंक्ति में है। पंच के आसन पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में उत्तर लिखते समय अगर इस पंक्ति का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि न्याय का पद किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते से ऊपर होता है। सही बात है। तो अब हम प्रेमचंद के उपन्यासों पर आते हैं जो समाज की कड़वी सच्चाइयों को एक तरह से सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेवा सदन की, जो 1918 में आया था। इसका मुख्य विषय है वेश्यावृत्ति की समस्या और समाज का दोहरा चरित्र, और इसकी मुख्य पात्र हैं सुमन। और विद्यार्थियों को ये याद रखना चाहिए कि ये उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखा गया था। अच्छा। जी हाँ, बाज़ारे हुस्न नाम से। और इसे प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। यहाँ प्रेमचंद ने वेश्याओं को पापी नहीं बल्कि समाज के शिकार के रूप में देखा।
ये नजरिया उस वक्त के लिए बहुत क्रांतिकारी था। अगला महत्वपूर्ण उपन्यास है रंगभूमि, जो 1924 में आया। इसका केंद्रीय विषय है औद्योगिकरण के खतरे और किसानों का विस्थापन, और इसका नायक है एक अंधा भिखारी सूरदास। और सूरदास का जो चरित्र है वो गांधीवादी मूल्यों का प्रतीक है। वो निडर है और अपनी जमीन बचाने के लिए अहिंसक प्रतिरोध करता है, मतलब सत्याग्रह। तो परीक्षा के लिए ये एक जरूरी सवाल बन सकता है। बिल्कुल, परीक्षा में सूरदास के चरित्र चित्रण पर 5 अंकों का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसीलिए इसे महाकाव्यात्मक श्रेणी का उपन्यास भी कहते हैं, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब आते हैं गबन पर। 1931 ये उपन्यास मध्यम वर्ग के खोखलेपन, उनकी झूठी शान और खास तौर पर आभूषणों के प्रति प्रेम को दिखाता है। हाँ, इसके मुख्य पात्र हैं जालपा और रमानाथ। और इसका जो मुख्य संदेश है वो यही है कि कैसे दिखावे की जिंदगी इंसान को अपराध की ओर धकेल देती है। सही बात है। और इस उपन्यास में उस समय के पुलिस तंत्र की भी पोल खोली गई है। तो जैसे जैसे हम प्रेमचंद के लेखन में आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि उनका आदर्शवाद थोड़ा कम हो रहा था और यथार्थवाद और ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। और इसका शिखर शायद उनकी कहानी कफन है, 1936। ये कहानी तो मतलब मन को झकझोर देती है। सही कहा आपने। इसके पात्र हैं कामचोर पिता घीसू और आलसी बेटा माधव। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है, पर वो दोनों उसे देखने तक नहीं जाते। और कहानी का जो चरम है वो तो तब आता है जब वे कफन के लिए मिले पैसों से शराब पीते हैं और पूड़ियां खाते हैं। हाँ, और उनका तर्क है कि जिंदा रहने पर चिथड़ा ना मिला, मरने पर कफन क्यों। ये तर्क दिखाता है कि भीषण गरीबी कैसे इंसान की सारी संवेदनाओं को, सारी भावनाओं को मार देती है। इसे दलित चेतना और व्यवस्था से मोह भंग का एक बेजोड़ उदाहरण माना जाता है। अब एक बिल्कुल अलग भावभूमि की कहानी, ईदगाह। ये बाल मनोविज्ञान की मतलब एक मास्टरपीस है। हाँ, ये कहानी है 4-5 साल के एक अनाथ बच्चे हामिद की। हामिद को ईद के मेले के लिए 3 पैसे मिलते हैं। जहाँ सब बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, वहीं हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि रोटी बनाते हुए उनकी उंगलियां जल जाती थीं। सोचिए, ये कहानी बताती है कि गरीबी बच्चों को समय से पहले बड़ा बना देती है। ये एक बहुत गहरी बात है। इसी तरह पूस की रात कहानी भी है। वो किसान की बेबसी को दिखाती है। हल्कू की कहानी। हाँ, हल्कू नाम का एक गरीब किसान और उसका वफादार कुत्ता जबरा कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करते हैं। और कहानी का व्यंग्य ये है कि जब नीलगाय उसकी पूरी फसल चर जाती है तो हल्कू दुखी होने की बजाय खुश होता है। हाँ, खुश होता है कि चलो अब ठंड में खेत पर तो नहीं सोना पड़ेगा। ये भारतीय किसान की नियति का एक दस्तावेज है। एक सवाल मन में आता है, प्रेमचंद जो कुछ लिख रहे थे, क्या वो उसे अपनी निजी जिंदगी में भी उतारते थे? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। 1906 में उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, जो एक बाल विधवा थी। सोचिए, उस समय में एक बाल विधवा से विवाह करना। ये तो एक बहुत बड़ा सामाजिक और साहसिक कदम था। बिल्कुल, जिसे समाज पाप समझता था। इससे पता चलता है कि वे जो लिखते थे उसे जीते भी थे। और शिवरानी देवी खुद एक लेखिका बनी। उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक अद्भुत संस्मरण लिखा। जी हाँ, और उनके पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी लिखी। प्रेमचंद का सिनेमा से भी एक नाता रहा। हाँ, ये बात कम लोग जानते हैं। 1934 में वो आर्थिक तंगी दूर करने और कर्ज चुकाने के लिए बंबई फिल्म नगरी गए। उन्होंने अजंता सिनेटॉन कंपनी के लिए काम किया। वहाँ उन्होंने मजदूर या द मिल फिल्म की पटकथा लिखी, मतलब स्क्रिप्ट, और उसमें एक छोटी सी भूमिका भी निभाई। हाँ, एक छोटा सा रोल भी किया। लेकिन सिनेमा का वो जो बनावटी माहौल था वो उन्हें रास नहीं आया और वे साल भर में ही बनारस लौट आए। लेकिन बाद में सत्यजीत रे ने उनकी कहानियों शतरंज के खिलाड़ी और सदगति पर महान फिल्में बनाई। बिल्कुल, कालजयी फिल्में। 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ। एक ऐतिहासिक घटना थी वो, और उसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा, साहित्य को देशभक्ति और राजनीति के आगे चलने वाली मशाल बनना चाहिए। और अपने अंतिम दिनों में वे जलोदर और पेचिश से बीमार थे। 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में उनका निधन हो गया। प्रेमचंद का शरीर चला गया, पर उनकी लेखनी तो अमर है।
उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनकी मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था। और ये परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कि इस अधूरे उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। बिल्कुल, और अमृत राय द्वारा लिखी गई जीवनी कलम का सिपाही को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो अंत में ये समझना जरूरी है कि प्रेमचंद का साहित्य सिर्फ कहानियां नहीं है। नहीं, ये भारत का सामाजिक इतिहास है। उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो आज हमने प्रेमचंद के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों और उनकी प्रमुख रचनाओं जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, ईदगाह और कफन पर विस्तार से चर्चा की। हमने उनके क्रांतिकारी व्यक्तिगत जीवन और साहित्यिक विरासत को भी समझा। प्रेमचंद को केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज को समझने के लिए भी पढ़ना चाहिए। उनकी हर कहानी हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। स्टडी हब हिंदी पर हमारा यही प्रयास है कि आप विषयों को गहराई से समझें, अपनी तैयारी में लगातार बने रहें। बिल्कुल। और जाते जाते आपके लिए एक विचार, सोचिएगा कि आज के समय में प्रेमचंद की कौन सी रचना आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगती है और क्यों। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।